तो पुरुषों को सोना रखने की ज्यादा छूट है नहीं, सिर्फ ये महिलाओं के लिए विशेषाधिकार है कि विवाहित महिला है तो 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती हैं, अविवाहित महिला है तो 250 ग्राम सोना, विवाहित पुरुष हो चाहे अविवाहित पुरुष हो तो वह अपने साथ 100 ग्राम सोना रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडी के बारे में। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। आपको पीछे दिख रहा होगा ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। तो क्या यह संस्था है, क्या इसके काम है? क्योंकि अक्सर आप खबरों में सुनते रहते हैं कि सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, पार्थ चटर्जी के घर ईडी ने छापा पड़ा है, ईडी का फला इतना केस निकला, उतना केस निकला। तो ईडी है क्या, इसके काम क्या है? साथ ही साथ हम यह भी देखने वाले हैं कि कैश रिजर्व को लेकर या गोल्ड रिजर्व को लेकर भारत में क्या नियम है। भारत की महिलाएं घर में कितना सोना रख सकती हैं, पुरुष कितना सोना रख सकते हैं, आपके घर में कितना कैश होना चाहिए, सरकार के नियमों के हिसाब से आपको कितने रुपए से ज्यादा आपका कैश में लेन देन नहीं कर सकते। तो इन सब के बारे में एक सामान्य सी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। क्या होता है प्रवर्तन निदेशालय? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, यह इसका पूरा नाम होता है। तो यह एक संस्था है जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है और वित्त मंत्रालय में भी राजस्व विभाग के अधीन है। एक यह विशेष जांच समिति होती है और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। तो कभी अगर परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भैया ईडी का मुख्यालय कहां है, तो आपका जवाब देंगे कि मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है। लेकिन मुख्यालय के अलावा कुछ इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और 5 इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो 5 कहां हैं? देखिए, सबसे पहले तो चारों महानगरों में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़। तो यह 5 इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय नई दिल्ली में है, 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 महानगर और 1 चंडीगढ़। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इनके ये कार्यालय हैं। इसके अलावा इनके कुछ और अन्य कार्यालय हैं जो कि हर राज्य के हर बड़े शहर में है। यूपी में तो 2-3 हैं। किन किन मुख्य शहरों में? जैसे अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, भुवनेश्वर, मदुरई, इंदौर, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, तमाम शहरों में इनके उप निदेशक कार्यालय हैं। तो विशेष रूप से प्रश्न जो परीक्षा बनता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। अन्य कार्यालय कहाँ हैं? तो ये अन्य कार्यालय हैं इनके। ईडी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, फेरा 1947, 2 कानून हैं, फेरा और फेमा, जिनके अंतर्गत ईडी काम करता है। तो इसके अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी और वह ये ईडी है। तो ईडी के अगर हम विशेष रूप से काम देखें कि ईडी के काम होते क्या हैं। प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973 और फेमा 1999, यह 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट प्रदान कर रखी है। ईडी को विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करके रोकथाम करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी के पास है। ईडी वित्तीय रूप से देश भर में गैर कानून हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये इनकी शक्तियां हैं ईडी की। और इनके कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुख्य रूप से फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करता है। यह लेन देन से संबंधित मामलों की पूरी जांच करता है, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करता है। साधारण शब्दों में कहें कि वित्तीय लेन देन का जो भी कार्यक्रम देश में होता है उसकी जांच करने का अधिकार
ईडी के पास है। ईडी चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है। अगर सबके मन में यह सवाल आता है कि क्यों ना हम ईडी में शामिल हो जाएं, कहीं 15 करोड़ रुपए निकले सर्च में, 1-2 करोड़ रुपए बचा लिए, बाकी 12-13 करोड़ जमा कर दिए, लाइफ सेट हो जाएगी, ये विचार मन में जरूर आता होगा। तो ईडी में आईएएस आईपीएस अधिकारी ही शामिल होते हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो यूपीएससी पास करके आप इसमें जा सकते हैं। हम बात पैसों की करें कि एक व्यक्ति अपने घर में कितना पैसा रख सकता है। देखिए, कोई आम व्यक्ति जितना चाहे अपने घर में पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना जरूरी है। ऐसी इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आपके घर में कितने रुपए हैं, आपके पास कितने पैसे कैश रखे हैं, जितने रख सकते हैं उतने रखिए, लेकिन उन पैसों वो पैसे आपके पास कहां से आए, आपने कैसे कमाए, उसका आपके पास पक्का सोर्स होना चाहिए। साधारण शब्दों में कहें तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके घर में 5 करोड़ रुपए का कैश रखा है और जांच एजेंसी आपके घर में छापेमारी करती है, तो ऐसे में आपको अपनी आय और उससे जुड़े सबूत दिखाने होंगे। आपको दिखाना होगा कि भैया मेरी दुकान है और मैंने उससे इतना रुपए प्रॉफिट कमाया, उसका एक कैश रखा है, या मैं यूट्यूबर हूं, मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मेरे बालू के ठेके हैं सरकारी, या मेरा जो भी काम है, मैं खेती करता हूं, वहां से मैंने ये पैसा कमाया है, तो आपको उसके सोर्स दिखाने पड़ेंगे। अब देखिए, मुख्य बात यह है कि अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसे का आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपको 135% तक का, माफ करिए 137% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कितना? 137, 137%। मान लीजिए आपके घर में 100 रुपए निकले, इनका आप हिसाब नहीं दे पाए, मतलब 100 का मतलब यह है कि 100 करोड़ रुपए आपके घर में निकले और आप इनका हिसाब नहीं दे पाए कि आपके पास ये रुपए आए, तो आए कहां से, तो आपको देने पड़ेंगे कितने? 137 करोड़ रुपए तक आपको जुर्माने के रूप में, फाइन के रूप में देने पड़ सकते हैं। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के नए नियम के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति 1 साल में 20 लाख से ज्यादा का लेन देन कैश में नहीं कर सकता है। हाँ, खाते से करिए, अकाउंट से करिए, चेक में करिए, तो उसका हिसाब सरकार के पास रहता है, बैंकों के पास रहता है। कैश में आप इसका लेन देन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि सोना भी बरामद होता है, कहते पार्थ चटर्जी के घर से इतना सोना बरामद हुआ, फलाने घर से इतना, कानपुर में कोई इत्र व्यापारी पकड़े तो उनके घर से भी सोना मिला था। तो एक व्यक्ति कितना सोना अपने साथ अपने पास रख सकता है। हालांकि सोना रखने का नियम भी पैसों की तरह ही है कि जितना आप चाहें उतना सोना रख सकते हैं, लेकिन उसको रखने का आपके पास सोर्स होना चाहिए, आपको वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने कहां से ये पैसा कमाया है, कहां से आपके पास ये संपत्ति आई है, उससे आपने सोना खरीदा है तो उसके कागज बताइए। सब कुछ आपको विस्तार से अपने बारे में जानकारी देनी होगी। मान लीजिए आपके घर में जब सोना मिलता है तो आप कौन कौन से कागज दिखाएंगी? सबसे पहले आपने सोना खरीदा है तो इससे जुड़े आपको कागजात दिखाने होंगे कि ये चोरी का नहीं है, ना ही हमें धन खेतों में मिला है, खलिहानों में मिला। पहले के जमाने में मिलता था धन, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे, जैसे अब तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पहले इतना नहीं होता था, तो सोने को लोग रख देते थे घरों में छुपा के, कहीं गड्ढे में गाड़ के। वो आज भी मिलता रहता है देश भर में। कई जगह ऐसा होता है कि विदेशी किसी अन्य राजा ने एक राज्य पर हमला कर दिया, वो राजा अपनी संपत्ति को लेकर कहाँ जाए, वो तो उसकी हार तय है अगर, तो वो छुपा देता था कहीं ना कहीं, ताकि भविष्य में निकाल लेंगे। फिर भविष्य किसने देखा, हो सकता है मृत्यु हो गई तो वो सोना वहीं के वहीं रखा रहेगा। ऐसा मिलता रहता है। इस पर अधिकार किसका होता है? भाई सरकार का अधिकार होता है इस पर। परिवार से सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े कागजात दिखाने होंगे। मान लीजिए आपको आपके परिवार से मिला है या फिर कहीं से गिफ्ट मिला है, तो उसकी आपको बतानी होगी गिफ्ट इन्होंने क्यों दिया है आपको। ऐसा थोड़ी होता कि मुझे कोई 10 किलो सोना गिफ्ट में दे जाए, तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी। बाकी अगर आप देना चाहें तो आपकी श्रद्धा है। अब देखिए, हमारे घर में कितना सोना हो कि ईडी के जांच की शक में नहीं आएंगे, हम जांच में नहीं आएंगे, कितना सोना हम अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, चलिए मौखिक बता देते हैं बोर्ड पर क्या लिखना। कोई विवाहित महिला है तो वह अपने साथ 500 ग्राम सोना रख सकती है, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अविवाहित महिला है तो वह अपने साथ 250 ग्राम सोना रख सकती हैं। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? पुरुष विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, वह अपने पास सिर्फ 100 ग्राम सोना रख सकता है।
तो पुरुषों को सोना रखने की ज्यादा छूट है नहीं, सिर्फ ये महिलाओं के लिए विशेषाधिकार है कि विवाहित महिला है तो 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती हैं, अविवाहित महिला है तो 250 ग्राम सोना, विवाहित पुरुष हो चाहे अविवाहित पुरुष हो तो वह अपने साथ 100 ग्राम सोना रख सकता है। अब देखिए एक घर में जैसे पति पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी, तो इस हिसाब से वह कितना सोना अपने पास रख सकते हैं? आप कहेंगे कि इस हिसाब से वह लगभग 1 किलो 950 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। इतना सोना, अरे यार अपन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए लगता है कि इतना सोना, 1 किलो सोना रखे हो। एक आंकड़ा देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में छपा था कि भारतीय महिलाओं के पास 21,733 टन सोना है। कितना? 1 टन में होता है 10 क्विंटल। तो भारतीय महिलाओं के पास 21,733 टन सोना है, जबकि अमेरिका के पास 8,133, लगभग 3 गुना आगे चल रहा है अपन। जर्मनी के पास सिर्फ 3,362 टन सोना है, इटली के पास 2,451 टन, फ्रांस के पास 2,436 टन, रूस के पास 3,298 टन, चीन के पास 1,948 टन और स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है। भारत को छोड़ बाकी देशों के सरकारी रिजर्व में सोना है। तो भारत को तो इतनी से ज्यादा महिलाएं सोना रखती हैं, कहां लगेंगे कोई हमारे सामने। एक प्रश्न आपके मन में यह जरूर आता होगा कि ईडी जब जब्त करती है, पैसों को ईडी जब्त करती है या सोने को ईडी जब्त करती है, तो उसका होता क्या है? क्या ईडी उसको, ईडी के अधिकारी अपने पास रख लेते हैं? क्या वह सरकार में जमा करा देते हैं? तो देखिए इसके बारे में जब जानकारी हमने की तो हमें पता चला कि सबसे पहले जब्त की गई नकदी या सोने या जो भी वस्तु, उसका पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200 रुपए के नोट हैं, कितने 500 रुपए के नोट हैं, कितने 2000 रुपए के नोट हैं। पंचनामे में सब कुछ ये विस्तार से तय किया जाता है। जब्त किए गए केस में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती हैं, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। जब्त की गई नकदी की यदि सबूत के तौर पर जरूरत नहीं है तो सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद उन पैसों को बैंक में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त पैसे को रिजर्व बैंक या एसबीआई, साधारण शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार के खाते में इसको जमा कर देती हैं। लेकिन अगर केस की सुनवाई चल रही है तो वो सुनवाई के दौरान तब तक वह अपने पास ही रखती हैं ताकि सबूत के तौर पर उनको जमा करना पड़े। तो यह एक बेसिक सी जानकारी थी। यह परीक्षा उपयोगी, यहां से सिर्फ 2-3 बातें ही हैं। क्या कि ईडी की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई थी। ईडी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में ईडी का मुख्यालय। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? तो 4 महानगरों के अलावा एक चंडीगढ़ में भी इसका कार्यालय है। ये इसकी परीक्षा उपयोगी विशेष बातें हैं। बाकी बातें एक सामान्य जीवन के लिए जरूरी हैं, जो कि हर नागरिक को आना आवश्यक है कि एक इंसान अपने पास कितना सोना रख सकता है, कितना कैश रख सकता है, ये सब बातें हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।